हेलो स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मानव गुफा में हुआ और धीरे धीरे उसकी सामाजिकरण की प्रक्रिया हुई। दूसरे क्षेत्रों में उसका विस्तार हुआ, उसने पशुपालन किया, कृषि का उत्पादन किया। और पिछले जो वीडियो थी सेकंड चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मेसोपोटामिया के क्षेत्र में शहरीकरण की प्रक्रिया या शहरीकरण हम किसे कहते हैं। एक जो दूसरा मानव ने नई स्वरतंत्र और भाषा के संप्रेषण का एक माध्यम था, जिसके माध्यम से वो अपनी बात दूसरों को कह सकता था। जो नवीन परिवर्तन 5000 ईसा पूर्व के आसपास आया वो था लेखन कला का विकास। और आप कल्पना कीजिए कि लेखन कला मतलब कि मानव ने लिखने की कला को कैसे सीखा होगा। धीरे धीरे आपने देखा कि मेसोपोटामिया में व्यापार की वृद्धि हुई। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे और वहाँ से सामान लाते और अपना सामान उधर बेचते। इसका मतलब ये है कि वस्तु विनिमय की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग आने जाने लगे और व्यापार में वृद्धि हुई। अब जब व्यापार बढ़ा होगा या लेन देन की प्रक्रिया बढ़ी होगी, वस्तु विनिमय की प्रक्रिया बढ़ी होगी, तो ये भी रहता होगा कि लंबी दूरी से आने वाले माल के ऊपर ये कितना माल किसने भेजा है, क्या है, या फिर गाड़ियों में अलग अलग तरीके के माल आते होंगे, तो वो कैसे पता चलाएंगे कि बोरी में अंदर है क्या। इसलिए या फिर किसने सामान भेजा और कहाँ पर भेजना है। इस सामान को लेन देन की प्रक्रिया में ने ही लेखन कला का विकास किया। और वो किस रूप में हुआ? सांकेतिक भाषा के रूप में। जैसे कि छोटे बच्चे अपना कोई संकेत बना लेते हैं, या फिर उन्होंने कोशिश की होगी कि एक क्षेत्र से जब दूसरे क्षेत्र पर सामान जाता होगा तो उनकी जो सामान पर वो लोग मिट्टी चिपका देते थे और मिट्टी के ऊपर जो है बहुत सारी संकेत कर देते। और ये संकेत आप देख भी रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई पताका सी लहर रही है और आप देखिए कि इस वाली सांकेतिक मुद्रा में चिकनी मिट्टी का जैसे ऐसे लग रहा है जैसे कि ये बैल की है, या फिर यहाँ देखो पेड़ पौधे, ये अनाज के और मछली के संकेत, जैसे ये मछली सी लग रही है। तो प्रारंभिक भाषाएं जो हैं वो सांकेतिक भाषा थी, जो चित्रों के माध्यम से करी गई थी और उन संकेतों को ही सामने वाला पहचान लेता होगा। आप भी कल्पना कीजिए कि अगर आपको कोई दूसरी भाषा पढ़ने के लिए दी जाए तो क्या आप पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, जब तक कि आप उसके द्वारा लिखे गए उन संकेतों को ना समझ सकें या उस भाषा की बनावट को ना समझ सकें। धीरे धीरे एक ऐसा वर्ग पनपा होगा जो इन संकेतों के मतलब को भी समझता होगा। एक चीज़ और जो सामने आई वो आज तक हमारे वर्तमान परिस्थितियों में भी सरकारी डिपार्टमेंट में या सरकारी संस्थानों में आज भी लागू है। ये आप देख रहे हैं मट्टी की मोहरें, मट्टी की पट्टिका। ये क्या करते थे कि कच्ची मिट्टी ली, चिकनी मिट्टी, और उस मिट्टी पर कुछ लिखा और उसे पकाने के लिए छोड़ दिया और उसको फिर किसी सामान के साथ उस पर चिपका कर भेज दिया, जिससे ये पता चल जाए कि कितना सामान है, किसका सामान है और किस मात्रा में है, और जो भी उन्हें लिखना होगा जो अपने ज़रूरत के हिसाब से वो लिख सकते थे। इससे धीरे धीरे एक चीज़ का और विकास हुआ कि ये ही सामान के लेन देन की प्रक्रिया में फिर बात ये आने लगी कि भाई ये माना कहीं लंबी दूरी तक अपना सामान भेजना है, तो सामान भेजने वाले कि मैंने सामान भेजा ये कैसे पता चलेगा, और किसके द्वारा भेजा जा रहा है ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि उस वक्त तो ना कोई फ़ोन का साधन है और ना ही तेज़ गति से चलने वाले बैलगाड़ियाँ, या हो सकता है कि ऊँटों का प्रयोग मध्य एशिया में होता रहा होगा कि सामान लादा और लेके चलते चले गए और लंबे टाइम तक वहाँ पर
पहुंचा दिया जहां पर पहुंचाना था, और सामान ले जाने वाले को एक मूवी भी आपने शाहरुख खान की देखी होगी, जिसमें शाहरुख खान भूत बनता है और वो व्यापार के लिए गुजरात जाता है। वो पुराने समय की, अगर हो सके तो आप उसको एक बार देखना। वस्तु विनिमय के लेन देन या व्यापार की पुरानी प्रणाली को समझने में आपको बहुत ही सहयोग मिलेगा, जिसमें शाहरुख खान और रानी मुखर्जी होते हैं। शाहरुख खान एक भूत शाहरुख खान होता है, एक रियल शाहरुख खान होता है, और रानी मुखर्जी की शादी करके लाते हैं वो। इस मूवी को देख लेना, इससे आपको व्यापार के पुराने तरीक़ों के विषय में ज़रूर आपको पता चलेगा। पर जो व्यापार का तरीका उस वक्त इस मूवी में दिखाया गया है या इस पिक्चर में दिखाया गया है, वो काफ़ी विकसित व्यापार का तरीका है। विकसित रूप से कि जब व्यापार सभ्यताएं बहुत विकसित हो चुकी थी, या कह लीजिए कि 1000 साल के पहले का, उससे पहले तो और भी जो है तकनीकी का विकास नहीं हो सका था, और प्रारंभिक दौर में चल रहा था व्यापारिक लेन देन। तो इसमें 5000 ईस्वी तक आते आते, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो किलो या ये बनाई गई हैं संकेत जो बनाए गए हैं, आपको इसमें दिखाई दे गए हैं, आप और हम समझ भी नहीं पाएंगे, पर ये उनकी भाषा थी। और 2500 ईसा पूर्व तक आते आते उन्होंने एक सुमेरियन लिपि के विकास कर लिया था, जिसमें कम से कम 100-150 शब्द तो रहे ही होंगे, या 200 शब्द के आसपास रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे प्रतीक चिन्ह थे जो धीरे धीरे विकसित होते चले गए। और विकास और भाषा की प्रक्रिया को तो आज भी आप देख लीजिए कि कोई अगर शब्द आता है तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में उसे नया रूप दिया जाता है, कि जब वो कॉमन हो जाता है तो डिक्शनरी में उसे स्थान दे दिया जाता है। तो भाषा का विकास धीरे धीरे हुआ, शुरू में प्रतीक चिन्हों के माध्यम से, और धीरे धीरे किलाकर लिपि के माध्यम से, और फिर संकेतों की लगातार और ध्वनियों का ऐड होते रहे, और नई भाषा का विकास होता रहा। आप देखिए कि कुछ यहाँ पर भी आपने लेखन प्रणाली, या फिर आप इसको पढ़ेंगे और उसके बाद जो है देखेंगे धीरे धीरे इस व्यापार के से फिर राजा ने अपने निर्देशों को लागू करने के लिए इस लिपि का प्रयोग किया। और हम्बुराबी की संहिता आपने पढ़ी होगी। इससे पहले हम्बुराबी की संहिता में हम्बुराबी जो राजा था, उसने सारे के सारे कानून नियम, व्यापार में कैसे लेन देन होता है, कैसे नैतिक नियमों का प्रजा को पालन करना चाहिए, वो पहली विधि संहिता या कानून संहिता विश्व की मानी जाती है, जो हम्बुराबी की संहिता है। और वो पत्थर पर किलाक्षर या सुमेरियन लिपि में पाई गई है। एक चीज़ और आपका देखें कि ये शहरीकरण की प्रक्रिया का कैसे बढ़ा होगा। ये माना जाता है कि शहरीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ एक नवीन प्रक्रिया और वो थी किसी मुखिया की, क्योंकि जब श्रम का विभाजन हुआ तो कुछ लोग पत्थर की नक्काशी करने में उन्हें जो एक्सपर्ट होंगे, कुछ लोग अपनी बातों द्वारा व्यापार करने में, कुछ लोग खेती करने में बड़े निपुण रहे होंगे, और कुछ लोग औजार बनाने में, और कुछ लड़ाई झगड़े में, इन सब पर अपना कब्जा करने में। तो इस प्रक्रिया ने राजा या शासक की भूमिका को भी, या कह लीजिए कि राजाओं के निर्माण और साम्राज्य के निर्माण की प्रक्रिया को बल दिया होगा। ये माना जाता है कि मेसोपोटामिया में शहरीकरण की प्रक्रिया, या क्योंकि ये प्रारंभिक सभ्यता और संस्कृति है, तो ये माना जाता है कि मेसोपोटामिया में मंदिर के माध्यम से शहरीकरण की प्रक्रिया का विकास हुआ, क्योंकि कुछ लोग चाहे वो किसी भी स्थान पे रहे हो, कहीं जाकर अगर बस गए तो वो मंदिर बनाते थे, और मंदिर में जाकर अपने देवताओं का, इसमें 2 देवता दिए गए हैं, उर और इन्नाना
जो प्रेम और युद्ध के देवता थे, देवी थी, और उर जो चंद्र देवता थे। इसका मतलब वो प्रकृति के बहुत बड़े पुजारी रहे होंगे, क्योंकि चंद्र देवता अंधकार को भी प्रकाश रात्रि में कर देते हैं, इसलिए उनके फेमस देवताओं में से रहे। धीरे धीरे वहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते होंगे अपने पूजा पाठ के लिए, और उन पर बलि चढ़ाई जाती थी। अपने देवताओं को वो समर्पित करते थे, और लोग एक जगह ही इकट्ठा होने लगे, और इस इकट्ठा होने के लिए उन्होंने स्थायी निवास बना लिया, और जिससे जनसंख्या घनत्व की एक जगह पर बहुत सारे लोग मंदिर के आसपास रहते होंगे, और धीरे धीरे वो जो है उसका विकास होता चला गया होगा। एक प्रक्रिया ने और शहरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया होगा, वो भी कि जब एक जगह पर मंदिर बनाकर लोग रहते होंगे तो दूसरे समूह भी रहते होंगे, तो आपस में उनकी लड़ाई होती होगी, और जो समूह मजबूत होता होगा, जो उस लड़ाई का संचालन करता होगा, वो उसका मुखिया कहा जाता होगा। और जब दूसरे समूह पर जैसे कि आप कह लीजिए कि पशु एक झुंड पशु का दूसरे झुंडों पर आक्रमण करता है, ऐसे ही मानव भी एक समूह दूसरे समूह पर आक्रमण करता होगा, और उससे प्राप्त जो सामग्री मिलती होगी, उसके लूटपाट के बाद जो सामग्री मिलती होगी, अपने सहयोगियों में बांट देता होगा। धीरे धीरे वही मुखिया ने अपने समूह को मजबूत बनाने के लिए लोगों को अपने पास रखना शुरू कर दिया, मजबूत लोगों को अपने पास रखना शुरू कर दिया। शहरीकरण की प्रक्रिया भी बढ़ती गई, और वो धीरे धीरे शासक या राजा में बन गया। अब एक चीज़ और बात है कि जब वो समूह का रक्षक था तो उसे सम्मान भी दिया जाने लगा, उसे फिर भेंटें भी दी जाने लगी, फिर उसे कहना भी माने जाने लगा, फिर वो कानून का निर्माता भी बन गया। इसका मतलब है कि मुखिया ही धीरे धीरे, झुंड का मुखिया ही राजा बन गया। जैसे कि जंगल का राजा कौन होता है? शेर। ऐसे ही धीरे धीरे मानवों ने अपने शासक को चुना होगा, जो मजबूत होगा, शक्तिशाली होगा, जो दूसरों के समूह से रक्षा करता होगा, और जो उनके हितों की भी रक्षा करता होगा। एक चीज़ ये है, आपको ये दिया गया है कि ये मंदिर मेसोपोटामिया के उर नगर से प्राप्त मंदिर का ये आंगन और मंदिर निर्माण का है, क्योंकि मंदिर ईंटों से बनाया गया था। पर आप इसमें एक चीज़ देखें कि कितनी मोटी मोटी दीवारें बनाई गई हैं, और ये माना जाता था कि मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता में एक बड़े स्थल पर ईंट के द्वारा एक पिरामिड नुमा वो बनाया जाता था, जहाँ पर सब लोग इकट्ठे रहते थे। धीरे धीरे जब शहरीकरण की प्रक्रिया बनी तो नई संस्थाएं बढ़ती चली गई, और फिर लोगों में जो है कृषि और उत्पादन व्यापार भी बढ़ता चला गया। आप इसमें देखिए कि किस तरीके से शासकीय नीतियाँ, कानून या फिर वो रहे होंगे शिल्प और कला को विकास। यहाँ पर एक एग्जैक्ट तो दिखाई नहीं दे रहा, पर एक इस पिक्चर्स को देखिए, इस पिक्चर को देखिए, ये एक आदमी है, और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई वो तीर पकड़ा हुआ हो उसने। एक ये आदमी है और एक ये, यहाँ पर किसी ने तलवार या भाला पकड़ा हुआ हो और उसमें घोंप रहा हो। ये शेर है क्या है ये एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा, पर ये इस आदमी के बाल हैं, और ये आदमी की हाथ है बाजू मुड़ी हुई, जिससे ये तीर चला रहा है किसी को मारने के लिए। ये और इधर भी आप शेर सा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि वो शिकार भी करते होंगे, और या फिर ये आदमी भी हो सकता है जो एक दूसरे पर अपने आक्रमण को दिखा रहा है। ये तो इसका मतलब उन्होंने अपनी, क्योंकि इंसान में भावनाएं होती हैं, और उन भावनाओं को उन्होंने चित्रों में, अपनी पट्टिकाओं पर, चित्रों में, और अपने जो उनके भवन थे उन पर दर्शाया, और जिसके प्रमाण आज मिले हैं। आप भी एक चीज़ आप ऑब्ज़र्व करके देखिए कि जब बच्चा पढ़ने लगता है, छोटा सा बच्चा,
और वो शब्दों को जानता नहीं है, तब वो छोटे छोटे चित्र बनाता है। उसे आर्ट करना बहुत पसंद आता है। ऐसे ही स्टार्टिंग में जब मानव की समाजीकरण की प्रक्रिया हुई तो चित्रकारी को इसलिए उसने महत्वपूर्ण अपनी भावनाओं को चित्रों के माध्यम से इंगित करने का प्रयास मानव ने किया। आपका ये भी चित्र है, इसमें इस मानव को देखिए जिसके हाथ बंधे हुए हैं। इस मानव के भी हाथ बंधे हुए हैं और ये आदमी हाथ जोड़े हुए है इसके सामने। इसका मतलब कि या तो ये समूह का सिपाही है जिसने एक समूह के लोगों को हराकर वहाँ से लोगों को लाए होंगे और उनको अपना नौकर चाकर और दास बना लिया होगा, या फिर ये अपने ही समूह में से विद्रोह या कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति रहे होंगे जिनको वहाँ की शासक ने कोई दंड दिया होगा, या फिर जो नौकर या दास जो युद्ध में बंदी होकर आते थे उन बंदी दासों पर किए जाने वाले व्यवहार को इस पिक्चर्स में दिखाया गया है। यहाँ आपको ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई ये औरत हो, क्योंकि इसके पीछे जूड़ा सा दिखाई दे रहा है बालों का। तो ये सिपाही हैं और ये वहाँ के, इसका मतलब ये है कि उस वक्त युद्धों को बहुत बड़ी भूमिका रही होगी और युद्धों ने धीरे धीरे एक समूह को दूसरे समूह और दूसरे समूह से तीसरे समूह पर कब्जे करने की प्रक्रिया ने साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया को, या कह लीजिए क्षेत्र शासक के क्षेत्र विस्तार की प्रक्रिया को बढ़ाया होगा। ये था हमारा उस वक्त का लेखन कला का विकास कैसे हुआ और शहरों का विकास कैसे हुआ होगा, या फिर शासकीय व्यवस्था कैसे हुई कि एक मुखिया युद्धों के माध्यम से किस तरीके से धीरे धीरे उनका शासक बन गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मेसोपोटामिया के लोगों के जीवन के विषय में और वहाँ कौन कौन सी खोज यहाँ के लोगों ने कर ली थी इस वीडियो में देखेंगे।